Ma'am, Now, is the screen visible to everybody? yes ma'am. All right. Excuse me. हाँ जी बोलो. मैम आप क्लास रिकॉर्ड कर दोगे बिकॉज नेटवर्क बहुत बहुत ज़्यादा ही बेकार चल रहा है प्लीज़। नेटवर्क बहुत बेकार चल रहा है. रिकॉर्ड तो मैं कर रही हूँ बट आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दिस रिकॉर्डिंग. आइडियली ऑफिशियली ये अलाउड नहीं है. तो क्या करें अभी बताओ. 1 second wait. पर Just a second. मैम पर्सनली भी नहीं अलाउड है। यार अलाउड ही नहीं है. अगर कंप्लेंट हो गई तो वो दैट वुड बी नॉट राइट ऑन माय एंड. तो इंस्टीट्यूट की इंस्ट्रक्शंस यही है कि वीडियोस हम नहीं दे सकते टिल द टाइम आई गेट अ नोटिस. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. One second guys, 1 second. There's an official call.
एक सेकंड, इनका क्लास चल रहा है ना। All right. Now everybody just have a look. तो बेसिकली हमारे पास जो हम लोगों ने वीकडेज वाले मुझे बताएं एक बार जरा, हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को? क्या मैंने इस क्लास में लिक्वेशन कर दिया था, डिस्टिलेशन बता दिया था? Did I do the purification methods everybody? Refining methods, electrolytic refining समझा दी थी क्या? Don't write on the screen, just tell me the answer everybody. Just tell me the answer everybody. Yes, ma'am. Okay, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गई थी, है ना? मैम लास्ट क्लास में फ्लक्स कर रहे थे। फ्लक्स करा दिया था क्या? फ्लक्स करा दिया था क्या? मैम वीकेंड बैच में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तक ही हुआ था। अच्छा, वीकडेज में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तक हुआ था क्या? वीकडे में करा दिया था क्या कि प्योर को कैथोड बनाएंगे, इम्प्योर को एनोड बनाएंगे? यस मैम। ये सब हो गया ना? ठीक है। मैम वीकडेज में बेसिक फ्लक्स और एसिडिक फ्लक्स तक किया है। वीकडे में? अच्छा, यस मैम। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा। अब यहाँ पे आज हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है इंडिकेटर, एक तो हमें पता है इंडिकेटर, ठीक है? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स या दोज सब्सटेंसेस, ठीक है, जो क्या करते हैं? इंडिकेटर्स क्या है? आर दो सब्सटेंसेस जो हमें ये हेल्प करते हैं कि कोई लिक्विड एसिडिक है या कोई लिक्विड बेसिक है, ठीक है? तो पहले तो ये समझना है कि कोई भी लिक्विड अगर एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, हम यहाँ पे क्या बोले? हम यहाँ पे ये बोले कि भाई कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक, उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई मैम मेरे पास एक लिटमस है ना, मेरे पास फिनोल्फ्थलीन है, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन है, मेरे पास लिटमस है, फिनोल्फ्थलीन है, मेरे पास मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, राइट? करेक्ट है? तो ये सारे क्या है? इंडिकेटर। एक मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, एक मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है, एक मेरे पास कुछ फ्लावर्स है। तो ये मेरे पास क्या हो गए? केमिकल इंडिकेटर्स, ठीक है? समझ आ गई? कुछ केमिकल इंडिकेटर्स हो गए, कुछ मेरे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हो गए? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हो गए? जैसे मेरे पास टर्मरिक हो गया, जैसे मेरे पास कुछ फ्लावर्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कलर चेंज करते हैं, ये कलर वाले इंडिकेटर्स है। कुछ फ्लावर्स हो गए, जैसे पेट्यूनिया हो गया या जेरेनियम हो गया, ठीक है? पेट्यूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, राइट? पेट्यूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, और क्या हो गया? चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज हो गया, हम हाइड्रेंजी। हाइड्रेंजिया हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्या है मेरे पास बताओ? ये हमारे पास रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, चाइना रोज, ठीक है, पेट्यूनिया, जेरेनियम, टर्मरिक, ये है। तो ये हमारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स। सही बात है क्या? अब लिटमस हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, इनका क्या सीन है?
लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सारे जो इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, इनमें हमने क्या पढ़ा है कि नेचुरल जो लिटमस होता है वो लाइकन्स प्लांट में से बनता है। लाइकन क्या है, सब लोगों को पता है। व्हाट इज लाइकन? व्हाट इज लाइकन? लाइकन इज बेसिकली मेड अप ऑफ फंजाई एंड एल्गी, है ना, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लाइकन बोलते हैं। तो लिटमस जो होता है नेचुरली फाउंड जो लिटमस है वो लाइकन से बना है, जो कि वायलेट कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियली फाउंड लिटमस होता है वो हम लैब में बनाते हैं, जो कि रेड लिटमस भी होता है और ब्लू लिटमस भी होता है। समझ आ गई? तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस जो हमारे पास होगा उसका क्या सीन होगा बताओ? रेड लिटमस और ब्लू लिटमस जो होगा उसका क्या सीन होगा? ठीक है, ये सीन है। आप समझो बात को क्या है कि मैम ब्लू लिटमस क्या करता है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड। ठीक बात है? ठीक है। वन इज नेचुरल लिटमस। अब फिनोल्फथलीन का नेचुरल कलर क्या होता है? कलरलेस, ठीक है। लेकिन जो फिनोल्फथलीन है, जो फिनोल्फथलीन है वो क्या करता है? फिनोल्फथलीन हमारा नेचुरल कलर कैसा है उसका? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। तो एसिड जब आप फिनोल्फथलीन में मिलाते हो तो भी वो कलरलेस ही रह जाता है, लेकिन जब आप उसमें बेस मिलाते हो तो वो पिंक हो जाता है। तो अपने को ये याद रखना है कि एसिड मिलाने पे कलरलेस फिनोल्फथलीन कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस मिलाने पे वो फिनोल्फथलीन पिंक हो जाता है। समझ आ जाएगी बात? ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। सही है क्या? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज फिनोल्फथलीन फंडा, दिस इज कलरलेस थिंग। ठीक है। सो वन इज एसिडिक एंड वन इज बेसिक। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, that is the concept, right? Now this is the concept of phenolphthalein being colorless. फिर एक हमारे पास एक वर्ड होता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का नॉर्मल कलर रेडिश ऑरेंज ही होता है, लेकिन इसमें एक वर्ड हम याद करेंगे बॉय, यानी कि बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज टू येलो। बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज टू येलो। सही बात है? बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज टू येलो। और एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स टर्न मिथाइल ऑरेंज टू पिंक या रेड। समझ आई क्या? समझ आई क्या? So this is the concept. Is that clear? Is that clear? Right? Yes, ma'am. अब सुनो, अब हमारे पास क्या रहता है? एक होता है टर्मरिक। टर्मरिक का क्या सीन है? टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या है? येलो, है ना। लेकिन बेस की प्रेजेंस में आप देखिएगा, जो बेस है, घर में करके देख लेना। एक साबुन लो, उस साबुन को काट लो, थोड़ा सा कटोरी में डालो, कटोरी में डाल के उसको पिघला लो, तो वो साबुन पिघल जाएगी और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाओ, तो पूरी की पूरी साबुन जो है ना वो आपकी कैसी हो जाएगी? आपकी साबुन रेड हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मान लीजिए एक हमारे पास शीट है, एक हमारे पास रुमाल है या कोई भी क्लॉथ है, और उसके ऊपर मान लीजिए कोई टर्मरिक स्टेन लग गया, उसके ऊपर मान लीजिए कोई टर्मरिक स्टेन लग गया, तो जो टर्मरिक स्टेन लग गया अब उसको हम साबुन से धोएंगे। जब उसको उसको हम किससे धोएंगे? साबुन से धोएंगे। ठीक है, जब उसको हम साबुन से धोएंगे तो होगा क्या? होगा क्या बताइए? जब साबुन से धोएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? वो आपका रेड कलर का हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक बात है। मैम उसका ओरिजिनल कलर येलो है। उसका ओरिजिनल कलर येलो है। टर्मरिक क्या होती है भाई? हल्दी तो होती है, हल्दी तो होती है, घर में जो हल्दी खाते हैं वही टर्मरिक है, येलो कलर है। लेकिन अगर आप साबुन रगड़ोगे उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि साबुन क्या है? सोप, और सोप में क्या रहता है? सोप में रहता है NaOH। NaOH को आप किस नाम से जानते हो? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा या लाई। किस नाम से जानते हो? कॉस्टिक सोडा या लाई। पढ़ना समझ आ गया क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो ये भी आपका एक वो है। अब जैसे हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या रहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे होते हैं वो इंडिकेटर्स
जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। देखो जैसे आप सिरके वाली प्याज खाते हो, तो सिरके वाली प्याज में से भी सिरका क्या है? सिरका क्या है? हिंदी में सिरका बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। विनेगर इज बेसिकली एसिटिक एसिड। तो सिरके वाली प्याज जब हम खाते हैं, हम क्या देखते हैं बताइए? हम क्या देखते हैं बताइए? बोलो। ये एसिटिक एसिड है, ये विनेगर है, सिरका है। बोलो हाँ या ना। तो विनेगर बेसिकली करता क्या है बताओ? विनेगर बेसिकली करता क्या है? ये एसिड है, उसमें प्याज डालते हैं, ऑनियन, तो उसकी स्मेल स्मेल रहती है, मतलब आपको खाने पे लगेगा कि प्याज ही खा रहे। लेकिन अगर आप देखिएगा कोई बेस ले ले, कोई बेस ले लें, NaOH ले लें, KOH ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, और इसमें प्याज को डुबो के रख दे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में 20 रुपए की बोतल मिलती है, बहुत बड़ी सी 100 ml की बोतल मिलती है। समझ आ गई? तो अगर 100 ml की बोतल मिलती है तो क्या होगा बताओ? तो दिस वुड बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप ऑनियन डाल दें, इसके अंदर अगर आप क्लोव ऑयल डाल दें, ठीक है, इसके अंदर अगर आप वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दें, तो क्या होगा? क्या होगा? तो बेस की प्रेजेंस में दे विल ऑल लूज देयर स्मेल, दे विल ऑल लूज देयर स्मेल, तो अपनी स्मेल लूज कर देंगे। समझ आई? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री हमारे ब्रेन में क्या होता है? ऑल फैक्ट्री नोड होता है ना, जो ब्रेन के अंदर जो स्मेल डिटेक्ट करता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कि हम इनकी स्मेल देख के बता सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास अगर 2 ट्यूब हैं, तो 2 ट्यूब के अंदर सीन क्या है बताइए? कि 2 ट्यूब के अंदर सीन ये है, 2 ट्यूब के अंदर सीन ये है कि मैम एक में एसिड है, एक में बेस है। अब मुझे पता नहीं किस में एसिड किस में बेस, तो मैंने उसमें ऑनियन डाल दिया। तो जिसमें 1 घंटे बाद डाल के निकाल के देखो, अगर ऑनियन की स्मेल आ रही है वापस, तो बोल देंगे क्या? क्या बोल देंगे बताइए? कि मैम ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और अगर आपका मतलब ये लिक्विड हमारा मान लीजिए ए वाले में बेस है और बी वाले में एसिड है। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्याज ए वाले में से निकाली और उसको स्मेल किया, तो उसकी स्मेल गायब हो चुकी थी। तो बेस के अंदर बदबू चली जाती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो बी फॉर बेस, बे फॉर बदबू, तो बी बेस में बदबू खत्म हो जाती है। समझ आई नहीं मेरी बात? और जो हमारा एसिड है उसके अंदर आ रही होती है बदबू। ठीक है। हेंस बेसिस के अंदर ये सब हमारे क्या हो गए? ऑल फैक्टरी। क्या हो गए? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। फंडा समझ आया क्या? फंडा समझ आया क्या? बोलो। इज दैट क्लियर? सही बात है क्या? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास एक और होता है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर तो हमने पढ़ा ही है कि मैम वो नॉर्मली 0 से लेके 25 14 तक रहता है। 7 पे कैसा कलर देता है? ग्रीन देता है। तो जो पीएच पेपर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये 2 काम करता है। क्या करता है? कि मैम एक तो ये बहुत सारी, एक देखो मार्केट में ना पीएच पेपर आता है, तो ये जो पीएच पेपर आता है मार्केट में, इसको तुम क्या करो, केमिस्ट के पास जाओ और केमिस्ट को बोलो कि भाई मेरे पास पीएच पेपर दे दो, तो पीएच पेपर दे देगा। अब मान लो तुमको उस पीएच पेपर से अब तुम्हें अपनी सलाइवा का, जो मुंह में सलाइवा है, उसका पीएच आइडेंटिफाई करना है। तो क्या होगा मुझे बताओ? अगर आपको उसका पीएच आइडेंटिफाई करना है, तो बताओ क्या होगा? बताओ। आपको उसका अगर पीएच आइडेंटिफाई करना है तो क्या होगा बताओ? कि मैम उसको सलाइवा में डिप करूंगा पेपर को और कलर का पेपर का चेंज हो जाएगा। अब गूगल पे जाओ, पीएच पेपर टाइप करो, तो पीएच स्केल निकल के आएगा। तो जिसमें यहाँ पे ग्रीन कलर मेंशन है 7 पे, यहाँ पे थोड़ा सा येलो, यहाँ पे थोड़ा येलो शेड आ जाएगा, फिर थोड़ा रेड शेड आ जाएगा, इस तरह से करके। ठीक है। इधर जाएंगे तो ब्लू शेड आ जाएगा और डार्क ब्लू आता जाएगा, इस तरह से वायलेट की तरह आते रहेंगे। तो इससे क्या समझे कि मैम 7 से राइट चल रहे हैं और ब्लू के शेड आने लग गए, तो वो बेसिक है। तो हम वो जो पीएच पेपर की स्ट्रिप है, मान लीजिए उस पे कलर आया येलो, तो मैं क्या कहूंगी कि भाई पीएच पेपर जो था मेरा, उससे जब मैच कराया तो मैम पीएच ना 6 कुछ लग रहा है। तो हेंस मैं समझ जाऊंगी कि जो सलाइवा है वो एसिडिक है, या जो भी आपका सलाइवा का पीएच है। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि खाना खाने से पहले पीएच जो होता है खाने का,
सलाइवा का वो बेसिक होता है, खाना खाने के बाद वो एसिडिक हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना हम लोग। तो इससे हम क्या बोले कि मैम जो pH 7 है, जो pH 7 है, ठीक है, उसका ये सीन है। तो pH 7 का मतलब क्या है बताइए? pH 7 का मतलब क्या है? ये पार्ट है, समझे हाँ या ना? बोलो, फंडा समझ आया क्या? Yes, ma'am. ठीक है, सो वी आर बेसिकली हैविंग 6 and 7, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर किससे मिलके बना है? बहुत सारी डाइज से मिलके बना है, ठीक है। पीएच पेपर किससे मिलके बना है? बहुत सारी डाइज से मिलके बना है, ठीक है, राइट, बहुत सारी डाइज से मिलके बना है। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास है, इसकी रेंज 0 से 14 है और ये दो काम करता है। एक तो हमको बताता है कि कोई लिक्विड एसिड है या बेस, और अगर मान लीजिए मैंने बोला कि दो लिक्विड का पीएच, एक का पीएच 3 और एक का पीएच 4 है, तो तुम बोलोगे दोनों ही एसिडिक है, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन है? जिसका पीएच 3 है। एक का पीएच 7, एक का पीएच 8 है, एक का पीएच 10 है, तुम बोलोगे दोनों ही बेसिक है, दोनों ही बेसिक है, सही है। बट ज्यादा बेसिक कौन है? 10 वाला। विल दैट बी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? एक तो एसिड बेस के बारे में बताता है कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक या बेसिक, और ये भी बताता है कि हाउ मच एसिडिक इज इट, हाउ मच एसिडिक और हाउ मच बेसिक इट इज, ठीक है। ये भी बताता है कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। पढ़ना समझ आ गया क्या? पढ़ना समझ आ गया क्या? सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस हाँ या मैम। ना, ठीक है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स के ऊपर बात हो गई। फिर जैसे हमारे कुछ फ्लावर्स है, जैसे चाइना रोज है, ठीक है, तो उसका कलर कैसा होता है? बेस में ग्रीन हो जाता है। चाइना रोज का कलर बेस में ग्रीन हो जाता है, ठीक है, बेस में ग्रीन हो जाता है, और एसिड में आपका उसका कलर पिंक हो जाता है। ऑल्सो आपको एक चीज समझनी है कि जितने भी फ्लावर्स है, जैसे हाइड्रांजिया है, पेट्यूनिया है, हाइड्रांजिया का ये सारे फ्लावर जो हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सॉइल है, अब देखो हर जगह के हिसाब से डिपेंड करता है कि कोई सॉइल एसिडिक है या कोई सॉइल बेसिक है। तो अगर एसिडिक सॉइल है तो हो सकता है उसमें ब्लू कलर का फ्लावर उग जाए, और बेसिक है तो उसके अंदर आपका रेड कलर का फ्लावर उग जाए। तो कोई फ्लावर्स के कलर आपसे नहीं पूछेगा, पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई फ्लावर उगा हुआ है और कोई एसिड रेन भी आ गई, तो उस एसिड रेन के आने से भी उस फ्लावर का कलर चेंज हो सकता है। वाई? बिकॉज वो जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में कलर चेंज करते हैं। और आप ये समझ के चलिए कि जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स वुड एग्जैक्टली डू व्हाट? अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स वुड एग्जैक्टली डू व्हाट? बताइए, ये जो इंडिकेटर्स हमारे हैं ये क्या करेंगे? इनमें ऑलरेडी H प्लस और OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ये समझ के चलिए। अब जब हम बाहर से एसिड या बेस डालते हैं ना, तो एसिड आएगा तो बाहर से H प्लस आएगा, बेस आएगा तो बाहर से OH आएगा। तो किसी भी इंडिकेटर में H प्लस या OH की मात्रा चेंज होने से, क्वांटिटी चेंज होने से कलर चेंज आता है, ठीक है, क्वांटिटी चेंज होने से कलर चेंज आता है। क्या मेरी बात समझ आई? समझ होगी क्या? सो दिस इज द कंसेप्ट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ या ना? सही है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट, ये कॉन्सेप्ट है। हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये हमारे हो गए इंडिकेटर्स। अब देखो, अब हमारे पास आता है आयरन की मेटलर्जी। आयरन की मेटलर्जी, तो मैंने आपको क्लास में शायद से ये चीज समझा दी थी कि देयर आर आयरन के ओर्स, बताए थे क्या सबको? Guys, give me 5 minutes. Take a break of 5 minutes because this class is going to extend for a longer time. थोड़ी सी आज लंबी क्लास होगी, ठीक है ना, बिकॉज लंबा टॉपिक कराना है। जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes.
और देखो, ठीक है, अब देखो, आई होप एवरीबडी इज बैक। Yes, ma'am. ऑलराइट, देखो अब इसके अंदर क्या है, आयरन की मेटलर्जी है कि भाई आयरन जब अर्थ में से निकलता है, ठीक है, जब आयरन अर्थ में से निकलता है तो एग्जैक्टली क्या होता क्या है, ठीक है। तो पॉइंट इसके, जब आयरन अर्थ में से निकलेगा, ठीक है, जब आयरन अर्थ में से निकलेगा तो आयरन हमें मिलेगा एक बड़े से पत्थर की फॉर्म में, विच कुड बी Fe2O3, जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। सही बात है, करेक्ट है क्या? Fe2O3 इज हेमेटाइट, Fe3O4 इज मैग्नेटाइट। तो आपको तो याद ही होगा, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिगिंग कर ली इसकी हमने। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि शुरुआत से लेके एंड तक आयरन की प्योरिफिकेशन तक किस प्रकार से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आयरन की हमने क्या कर ली, डिगिंग कर ली। जब हमने आयरन की डिगिंग कर ली तो हम क्या करेंगे, आयरन को पल्वराइज कर देंगे, क्रश कर देंगे, उसका क्या बन जाएगा, फाइन पाउडर बन जाएगा। और उस फाइन पाउडर के अंदर क्या है, उस फाइन पाउडर के अंदर इम्प्योरिटीज है। मतलब जो हमने वो पत्थर पीसा उसके अंदर ओर तो पिघल ही गया, हमने ओर तो पीस ही गया, पर साथ में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो भी पिस गई, हाँ या ना, सही है। तो इम्प्योरिटीज भी क्या हो गई, फाइन पाउडर की फॉर्म में बन गई। समझ आ गई, इम्प्योरिटीज भी क्या हो गई, फाइन पाउडर की फॉर्म में बन गई। क्या मेरी ये बात सबको समझ आ गई, बताइए। ठीक है, मैम वो क्या लिखा है Fe2O3 के नीचे? हेमेटाइट, हेमाटाइट, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज भी हमारी क्या हो गई, बताइए, इम्प्योरिटीज भी पिस गई। तो मेरे पास आ गया फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर। क्या आ गया, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर। समझ आई क्या बात सबको? और अगर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर आ गया तो क्या है बताओ, क्या है बताओ, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर आ गया, सही बात है, सही है। अब जब ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर आया, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या बताओ, कि मैम ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड ओर को मुझे क्या करना है, प्योरीफाई करना है। तो प्योरीफाई करने के कितने तरीके, दो तरीके, कि मैम ये ऑक्साइड ओर है तो हम इसमें ये लगा सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, बताइए क्यों लगा सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन? कि मैम इसका जो ऑक्साइड ओर होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि ओर जो है वो भारी है और इम्प्योरिटीज कैसी हैं, बहुत ही हल्की हैं। क्या मेरी बात समझ आई? ऑक्साइड ओर क्या कहता है, ओर जो है वो भारी है और इम्प्योरिटीज कैसी हैं, हल्की हैं। क्या मेरी बात सबको समझ आई? तो ग्रेविटी सेपरेशन से हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। जिसको ध्यान होगा, इसमें मैंने ग्रूव्स बनाए थे और मैंने बोला था कि यहाँ पे पानी छिड़को तो जो आपका ओर है वो इन ग्रूव्स में इकट्ठा हो जाएगा और इम्प्योरिटी तैर के नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी हल्की है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जनरली इसका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइदर वी आर प्योरीफाइंग दिस, आइदर वी आर प्योरीफाइंग दिस, और व्हाट वी आर डूइंग, बताइए, और व्हाट वी आर डूइंग, बताइए, आइदर वी आर प्योरीफाइंग दिस और व्हाट वी आर डूइंग। या हम इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं, या हम इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आएगी, बताओ, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं तो उससे क्या समझे, बताइए, बोलो। कि मैम जो इसकी इम्प्योरिटीज हैं वो तो नॉन मैग्नेटिक रही होंगी और जो ओर है वो मैग्नेटिक रहा होगा। तो ओर कन्वेयर बेल्ट से चिपक जाएगा जहां मैग्नेटिक रोलर है और ऐसे ही सेपरेट हो जाएंगे। तो प्योरीफाई कर लिया। अब मेरे पास आ गया प्योरीफाइड ओर। क्या आ गया? प्योरीफाइड ओर। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ आ गई? तो बताइए, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो व्हाट डू वी हैव इन राइट हियर, वी हैव द आयरन मेटलर्जी, वी हैव द आयरन मेटलर्जी, ठीक है। तो जो आयरन की मेटलर्जी है इसके अंदर सबसे पहले ओर लिया, हेमाटाइट, हेमाटाइट डिगिंग करी, उसके बाद पल्वराइज करा तो पाउडर तो बना पर उसमें इम्प्योरिटी भी थी और ओर भी था। तो हमें क्या करना था, ऑक्साइड ओर की प्रॉपर्टी का डिफरेंस उठाना था। और हमें क्या करना था बताइए, हमें क्या करना था? बताइए कि मैम ओर है और इम्प्योरिटीज है, सही बात है क्या? ओर है और इम्प्योरिटीज है,
तो फाइनली डिवाइडेड पाउडर ओर है, ऑक्साइड ओर है, और उस ऑक्साइड ओर की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस ले लिया। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? तो बोलो। अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस। देखो अलग अलग टाइप के फर्नेस होते हैं, एक होता है इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, एक होता है इंडक्शन फर्नेस, एक होता है ब्लास्ट फर्नेस, एक होता है रेवर्बरेटरी फर्नेस। तो अलग अलग टाइप के फर्नेसेस होते हैं। तो जब अलग अलग टाइप के फर्नेसेस होते हैं तो क्या होगा उसके अंदर, बताइए कि मैम जब अलग अलग टाइप के फर्नेसेस है, रेवर्बरेटरी फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, तो इसमें सीन क्या है? इसमें सीन क्या है? व्हेन वी हैव दिस ब्लास्ट फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, सबका टेम्परेचर अटेनेबल अलग अलग है। जैसे ब्लास्ट फर्नेस में आप देखिएगा 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी आप अटेन कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस तरह का एक पियर शेप्ड फर्नेस रहता है बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर 2 पाइप्स रहते हैं और फिर एक बेस रहता है। तो इसकी लाइनिंग पे, बाउंड्री पे, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वाला, ये जो लाइनिंग लगाई है मैंने, ये है ना, यहाँ पर व्हाट एम आई डूइंग, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक्स लगाई जाती हैं। ऐसी ईंटें लगाई जाती हैं जो कि वेरी हाई प्रेशर को, वेरी हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर ले, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर ले। विल दैट बी क्लियर? सही है, विल दैट बी क्लियर? तो जो एक वेरी हाई टेम्परेचर को झेल जाए, विथस्टैंड कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मतलब जो हीट में भी पिघले ना, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर भी झेल जाए, तो सच मटेरियल इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल, राइट, विच कैन विथस्टैंड अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो ऐसी ब्रिक्स यहाँ पे लगाई जाती है। अलग अलग टाइप के फर्नेसेस रहते हैं। वन इज इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, वन इज इंडक्शन फर्नेस, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है, वन इज रेवर्बरेटरी फर्नेस, वन इज रेवर्बरेटरी फर्नेस, वन इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है। तो ये सारा अपने को पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर? बोलो। Yes, ठीक है, ma'am. अब सुनो बात को ध्यान से। अब सीन क्या है? सीन ये है कि हमने क्या लिया, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो हमने ये इस तरह से एक रेवर्बरेटरी फर्नेस लिया, सॉरी ब्लास्ट फर्नेस लिया। इस ब्लास्ट फर्नेस के स्टार्टिंग में यहाँ पर इनिशियल फेजेस में थोड़ी सी 2 पाइपों की जगह है, 2 पाइपों की जगह है, ठीक है, ऐसा। और ऊपर क्या है, यहाँ पर एक हॉपर टाइप का सिस्टम है, ठीक है, इसे बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट, कप एंड कोन अरेंजमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कप एंड कोन अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक वी हैव, बताओ, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक वी हैव? यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं? पाउडर्ड ओर डाल रहे, साथ में थोड़ा सा CaCO3 डाल रहे, और हम डाल रहे कोक, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये 3 चीज हम डाल रहे हैं। और ये जो कप एंड कोन अरेंजमेंट, इसको हॉपर भी बोलते हो, ठीक है। अभी जो हॉपर है ये एग्जैक्टली करता क्या है? ये कंट्रोल्ड मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर के अंदर ये एग्जैक्टली करेगा क्या? कंट्रोल्ड मैनर में करेगा क्या? ठीक है, ये कंट्रोल्ड मैनर में कभी अंदर ओर गिराएगा, कभी कैल्शियम कार्बोनेट गिराएगा, ठीक है, और कभी ये नीचे की तरफ कोक गिराएगा। तो मतलब यहाँ से ऊपर से कभी नीचे पाउडर्ड ओर गिर रहा है, कभी नीचे कैल्शियम कार्बोनेट गिर रहा है, कभी नीचे कोक गिर रहा है, कुछ भी अलग अलग एक एक कोई ना कोई चीजें गिर रही है। समझ आ गई? अब यहाँ सीन क्या है कि यहाँ पर अलग अलग, इसको टेम्परेचर रेंजेस याद रखने का तरीका है, 70 70 70 70। नीचे क्या, ऊपर क्या है, 10 70 12 70 15 70 21 70। ये केल्विन में टेम्परेचर है। क्या हो रहा है कि मैम ये जो मेरे पास ये टेम्परेचर्स हैं, ये टेम्परेचर स्केल्स का रेंज क्या है आप समझो। 10 70 12 70 मतलब 12,070 केल्विन, 1570 केल्विन, 21,070 केल्विन। These are the different temperatures in different areas of the blast furnace। मतलब
नीचे वाले हिस्से में 2170 का टेम्परेचर है, थोड़ा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर और कम है, और ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर और कम है, और ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर और कम है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और हम देख सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस से नीचे से ऊपर तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात सबको समझ आई, बताइए, क्या कंसेप्ट सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। अब होता क्या, देखो सबसे पहले ऊपर, मैम हाँ बोलो ध्रुव। मैम CaCO3 क्यों डालते हैं इसमें? अभी बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। अब सुनो क्या है, मान लो एंड में मुझे मेटल मिलता है, ठीक है, मेटल ही चाहिए मुझे, आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस जो ये बनाया मैंने, ये पियर शेप ब्लास्ट फर्नेस जो बनाया गया, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। रिडक्शन मतलब जैसे मान लीजिए Fe2O3 था, तो कार्बन के साथ जब मिलाओगे तो पहले Fe3O4 बनता है, और फिर Fe3O4 जब कार्बन से मिलाते हो तो Fe बनता है। तो ये जो आयरन बनता है ना, ये मोल्टन बनता है। अब देखो जब ये आयरन बना तो इस आयरन में ना बड़ी सारी इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, जैसे मान लीजिए SiO2 की इम्प्योरिटी रह गई, या P4O10 की इम्प्योरिटीज रह गई, है ना, या AS2O3 की इम्प्योरिटीज रह गई। तो कुछ इम्प्योरिटीज हमारे मोल्टन आयरन में आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अगर मोल्टन आयरन बना, पर मोल्टन आयरन इम्प्योर बना, और क्यों बना जी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बताइए गाइस। सिलिकेट। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि CaO जो था वो फ्लक्स था, और हमारे पास क्या है, SiO2 इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स किसने बनाया, CaO ने बनाया। तो अगर आपके पास ऑप्शंस आए कि बताइए MgCO3 फ्लक्स है कि नहीं, तो हम कह रहे हैं MgCO3 भी फ्लक्स है, और वो हीट करने पे जब MgO देगा तो MgO भी फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है, which combines with impurities in the molten metal, which combines with impurities in molten metal। समझ में आई? तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक ऐसा केमिकल है जो मोल्टन इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन करता है। तो फ्लक्स शैल कंबाइन विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म, जैसे यहाँ पे बनाया कैल्शियम सिलिकेट। तो आपको ये याद रखना है कि दिस शैल बी स्लैग, दिस शैल बी स्लैग। समझ आ गई क्या, दिस शैल बी स्लैग, ठीक है। तो फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी गिव्स मी स्लैग। फंडा समझ आया क्या, बोलो, ठीक है। तो स्लैग के बारे में हम क्या पढ़े, स्लैग बाय नेचर बहुत लाइट होता है और इनफ्यूजेबल होता है। इनफ्यूजेबल मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये पिघल नहीं पाता, बहुत मुश्किल से पिघलता नहीं है बहुत जल्दी से। एकदम से हल्का सा सॉलिड स्लैग बनता है, और वो बहुत हल्का होता है, जैसे वो तुमने देखी है ईंटें लगती हैं रोड की साइड पे जो हल्की हल्की होती है, ऐसा सा स्लैग हो जाता है, ऐसे देखिएगा। तो CaO अगर हमारा स्लैग है, फ्लक्स है, और मान लीजिए इम्प्योरिटी हमारे पास है P4O10 की, तो ये कंबाइन करके बनाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और कैल्शियम फॉस्फेट हमारा क्या है, स्लैग है। कैल्शियम फॉस्फेट हमारा क्या है, स्लैग है। तो फ्लक्स जो है अगर इम्प्योरिटी के तौर पे हमारे मोल्टन मेटल में P4O10 प्रेजेंट है इन द मोल्टन मेटल, तो हम कहेंगे कि वो CO से कंबाइन करके क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना, ठीक है। Yes, ma'am. तो आपको ये चीज समझनी है। और कैल्शियम फॉस्फेट का एक कॉमन नेम होता है विच इज कॉल्ड एज थॉमस स्लैग। तो कई बार क्वेश्चन आता है, तो स्लैग के बारे में हमको दो बातें याद रखनी है। अब ये जो मैंने फ्लक्स लिखा, क्या ये मेटालिक ऑक्साइड है, और हमें पता है कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हो गया मैम बेसिक फ्लक्स। तो बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल्स क्या हो गए, बेसिक फ्लक्स का मतलब मेटालिक चीज कोई ना कोई, मेटालिक ऑक्साइड विच कुड बी CaO, MgO, ठीक है, या आपके पास क्या आ सकता है BaO,
MnO, तो जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है और वो सिलिका से कंबाइन करेगा, बिल्कुल एक सेम तरीके से कंबाइन करते हैं, MnSiO3, ठीक है, MnSiO3। अब जैसे अगर मैंने MnO का रिएक्शन करा दिया P4O10 के साथ, तो ये क्या बनाएगा, Mn3PO4 होल्टर्स। एग्जैक्टली, बस कैल्शियम की जगह वो मेटल लगा दो आप, कैल्शियम की जगह बेरियम आ गया तो बेरियम लगा दो। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? सो दिस इज अ कंसेप्ट, विल दैट बी क्लियर? हाँ या ना? बोलो। कोई दिक्कत? तो क्या फ्लक्स समझ आया कि फ्लक्स क्या करा जाता है? फ्लक्स हमारा एक मेटल, मोल्टन मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज हैं बहुत सारी, तो फ्लक्स क्या करता है, उन मोल्टन इम्प्योरिटीज के अंदर घुलता है, और घुलने के बाद जैसे मान लो अभी एक टैंक है और नीचे मान लो मेरे पास मोल्टन आयरन, यहाँ पे ये मोल्टन आयरन हो गया, दिस इज मान लीजिए मोल्टन आयरन, ठीक है, और स्लैग बना, तो स्लैग क्या करेगा, स्लैग इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बना देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो स्लैग इसके ऊपर क्या कर देगा, मोटी सी लेयर बना देगा, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे स्लैग। तो स्लैग के दो काम है कि स्लैग ने क्या कर ली, एक तो सारी की सारी मेटल में से इम्प्योरिटी एक्सट्रैक्ट कर ली, क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी एक्सट्रैक्ट कर ली कहाँ से, फ्रॉम मोल्टन मेटल। क्यों कर ली भाई, क्यों कर ली? क्योंकि मोल्टन मेटल में जो इम्प्योरिटीज थी कौन कौन सी, SiO2, P4O10, उन सबके साथ तो हमारा स्लैग कंबाइन कर गया, और स्लैग कंबाइन करने के बाद क्या करा बताइए, स्लैग कंबाइन करने के बाद उसने क्या करा, एक ऊपर स्लैग बना दिया। स्लैग जो है वो हमारा लाइट है, तो वो मेटल के ऊपर है। अब क्या होगा कि मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अगर स्लैग ना होता, सोचो स्लैग ना होता, तो क्या होता कि वो ऑक्सीजन मेटल से टकराता और मेटल की क्या हो जाती, मेटल की फिर से क्या हो जाती, ऑक्सीडेशन हो जाती। बताइए हाँ या ना? और मेटल की जब फिर से ऑक्सीडेशन हो जाती तो उससे क्या समझे हम लोग, बताइए बताइए, मेटल की फिर से जब से ऑक्सीडेशन हो जाती तो क्या होता, बोलो। तो मेटल फिर से इम्प्योर हो जाता, तो हमको तो मेटल प्योर करना है ना, तो हम क्या करते, स्लैग बनाया, और स्लैग की ये प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है कि वो एक ऊपर, उसके ऊपर लेयर बना लेती है, और जब लेयर बना लेगी तो क्या होगा बताइए, जब लेयर बना लेगी तो क्या होगा, टैंक में मेटल के ऊपर ही लेयर बना लेगा स्लैग, बोलो। तो जब लेयर बना लिया तो वो क्या करेगा, दिस स्लैग शैल प्रिवेंट व्हाट, स्लैग प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। और फिर क्या करते हैं, क्योंकि स्लैग फाइनली सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है, तो ये एक पपड़ी की जैसे जम जाता है, तो यहाँ पे हम छेद करते हैं, यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये धीरे धीरे मेटल निकलता है, फिर एंड में स्लैग निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? तो स्लैग का मेरे ख्याल से पर्पस सबको समझ आ गया, हाँ या ना? बताइए, विल दैट बी क्लियर, yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, so this is the concept. So when we are sort of talking about the atmospheric thing, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, फंक्शन समझ आ गया, तो क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लैग? तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया CaSiO3, MnSiO3, Ca3PO4 होल ट्वाइस एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या रहेगा? All of these. ऑल ऑफ दीज। समझ आ All गया? of the क्वेश्चन कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फ्लक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फ्लक्स, तो क्या बोलेंगे, मैंने आपको ऑप्शन दिया CaO, BaO, बोथ A एंड B, और मैंने आपको दिया SiO2, तो आपका आंसर रहेगा बोथ A एंड B, क्योंकि मैंने आपको जस्ट एग्जांपल्स दिए। ठीक है, तो कोई भी मेटल का कंपाउंड जो होता है, मेटल का ऑक्साइड या कोई भी मेटल का कार्बोनेट, मेटल का ऑक्साइड या मेटल का कार्बोनेट, ये दोनों के दोनों ही हमारे क्या रहते हैं, फ्लक्स रहते हैं। समझ आ जाएगी क्या बात? अब देखो कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए जरा। Yes, Aisha, I'll be sharing the notes, don't worry. Meanwhile, I have already actually shared the notes. If you just see on the doubt group, we have I have shared the PDF. Have you seen that? Metallurgy But का I just wanted your handwritten notes as well.
हैंड रिटन नोट्स मेरे पास, मैं देखती हूँ मेरे पास कुछ पड़ा मैम हुआ अभी है। आप जो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो वही चाहिए बस थोड़ा तो आप रिवीजन। स्क्रीनशॉट्स ले लो ना उसके साथ के साथ, स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। मैं बोर्ड शेयर कर रही हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट्स। ओके मैम। अभी ले लो, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर पाऊंगी। स्क्रीनशॉट्स ले लो आप लोग, ओके मैम। ले लो स्क्रीनशॉट। चेंज करूँ क्या स्क्रीन? यस मैम। नेक्स्ट ले लो, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट्स। Should I change the page?